हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बायोलॉजी का पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के सीरीज में आज 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम परागकण की जीवन क्षमता अर्थात अंकुरण क्षमता के बारे में हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं परागकण की जीवन क्षमता या अंकुरण क्षमता किसे कहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि अभी पिछले लेक्चर में ये बताया गया कि परागण से पहले, परागण से पूर्व जो परागकण है उसकी संरचना कैसी थी और परागण के बाद उसकी संरचना कैसी थी। तो परागण के बाद जो परागकण है ये अंकुरित होता है, यानी इसका क्या होता है, अंकुरण होता है। अंकुरण का तात्पर्य ये है कि जब परागण, एक्चुअल परागण किसे कहते हैं, अर्थात परागकण का वर्तिकाग्र पर आना या वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो परागण के पहले हम ये देखें कि जो परागकण है ये द्विकोशिकीय होता है। लगभग 60% पुष्पीय पौधों में ये कैसा होता है, द्विकोशिकीय, यानी द्विकोशिका के रूप में ये बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद ये किन्हीं माध्यम द्वारा ये कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। अगर हम बात करें कि परागकण को अंकुरित होना है, क्या होना है, अंकुरित होना है, तो यहाँ बात कर लेते हैं परागकण अंकुरित क्यों हो रहा है, परागकण अंकुरित क्यों होता है। तो अगर हम स्त्री केसर की संरचना देखें, ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर की संरचना देखें तो स्त्री केसर जब हम देखेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा कि स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका का अग्रभाग, तो जाहिर बात है ये क्या होगा, वर्तिका होगा। ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, यानी वर्तिका का अग्रभाग। और ये नीचे जो फूला हुआ भाग है इसी को हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। यहां देख लेते हैं अंड आशय, अर्थात यहीं पर बीजांड पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं, बीजांड। और परागकण कहाँ आ रहा है, वर्तिकाग्र पे आ रहे हैं। परागकण कहाँ आ रहा है, वर्तिकाग्र। और परागकण में क्या पाए जाते हैं, नर युग्मक, क्या पाया जाता है, नर युग्मक। और ये जो बीजांड है ये क्या है, बीजांड। बीजांड में क्या पाया जाएगा, भ्रूण कोश पाया जाएगा। और भ्रूण कोश में क्या पाया जाएगा, मादा युग्मक पाया जाएगा, मादा युग्मक। और होना क्या है, ये पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन देख रहे हैं। लैंगिक जनन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, निषेचन होना, यानी नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचना है, जिसके बाद निषेचन होना है। और नर युग्मक है वर्तिकाग्र के पास और मादा युग्मक है बीजांड के पास, और इन दोनों के बीच ये इतना गैपिंग है। तो एक्चुअल में ये अंकुरित होता है तब पराग नली निकलती है, और पराग नली के माध्यम द्वारा ये कहाँ पहुंचते हैं, ये बीजांड तक पहुंचते हैं। यानी परागकण का अंकुरण होना अति आवश्यक है। तो देख लेते हैं परागकण की जीवन क्षमता या अंकुरण क्षमता किसे कहते हैं। तो परागकण की जीवन क्षमता यह वह अवधि है, यह वह अवधि है जिसमें परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होने की क्षमता रखता है, अंकुरित होने की क्षमता रखता है। इस अवधि को हम क्या कहेंगे, अंकुरण क्षमता कहेंगे या जीवन क्षमता कहते हैं।
अलग अलग पौधों में जो परागकण होते हैं उनमें जीवन क्षमता अलग अलग पाई जाती है, लेकिन ये जीवन क्षमता किन पर आधारित होती है? ये आर्द्रता और तापमान पर, यानी जो वहाँ की नमी है एवं तापमान पर निर्भर करता है। तापमान पर निर्भर करता है। मीन्स हर एक पौधे का जो परागकण होते हैं उनके जीवन क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन ये वहाँ के नमी और तापमान पर भी निर्भर करता है कि उसकी जीवन क्षमता कितने समय तक हो सकती है। जैसे कुछ अनाज में देख लेते हैं, जैसे कुछ अनाज जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, धान एवं गेहूं हो गया, इसमें जो परागकण की जीवन क्षमता है ये बहुत कम होती है, लगभग 30 मिनट ही होती है। कितने मिनट? 30 मिनट होती है। जबकि कुछ अन्य कुल हैं, जैसे रोजेसी कुल हैं, रोजेसी जिसमें गुलाब आता है। दूसरा है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी कहते हैं, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी तथा सोलनेसी, तथा सोलनेसी। इन सब के जो परागकण होते हैं उनकी जीवन क्षमता महीनों तक होती है। कितनी होती है? महीनों तक होती है। यहाँ देख लेते हैं, जैसे रोजेसी कुल है, रोजेसी कुल के जैसे पौधे हुए, जैसे रोज जिसे हम गुलाब कहते हैं। लेग्यूमिनेसी में आ जाएगा सभी दाल वाले पौधे, दाल वाले पौधे आ जाएंगे, बबूल वगैरह आ जाएगा लेग्यूमिनेसी में। सोलनेसी में जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, ये सब किस में आएंगे? सोलनेसी में। तो इन सब के जो परागकण होते हैं इनकी जीवन क्षमता कितने होती है? महीनों तक होती है। तो ये हुआ परागकण की जीवन क्षमता। आगे देख लेते हैं, जैसे जंतुओं में हम देखते हैं, जंतुओं में मानव सहित हम ले लेते हैं, जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, कृत्रिम गर्भाधान होता है, जिसके लिए वीर्य या शुक्राणुओं को संरक्षित करके रखा जाता है। वीर्य या शुक्राणुओं को संरक्षित करके इनका भंडारण हम करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम परागकण को भी संरक्षित करते हैं। इनके परागकण का संरक्षण देख लेते हैं। परागकण को हम संरक्षित करते हैं किसमें? नाइट्रोजन द्रव में। नाइट्रोजन द्रव में कितने डिग्री पे? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसका संरक्षण कई वर्षों तक कर सकते हैं। परागकण का संरक्षण, इसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इनका भंडारण हम जहां करते हैं उसे हम पॉलन बैंक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉलन बैंक कह सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परागकण को हम संरक्षित करते हैं। कैसे संरक्षित करते हैं? नाइट्रोजन द्रव में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको संरक्षित करते हैं और कहाँ रखते हैं? पॉलन बैंक में रखते हैं। इस क्रिया को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो ये हुआ परागकण की जीवन क्षमता या अंकुरण क्षमता। परागकण अंकुरित होते हैं तो अंकुरित क्यों होते हैं, या
कुछ अनाज हैं जैसे धान और गेहूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान और गेहूं की जीवन क्षमता या अंकुरण क्षमता कितनी होती है? रोजेसी कुल, लेग्यूमिनेसी कुल, सोलनेसी, इसके उदाहरण भी दे के पूछ सकते हैं कि इसके जीवन क्षमता कितने तक होती है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं पराग कोश का स्फुटन। तो पराग कोश के स्फुटन में हम पराग कोश की अगर हम संरचना देखें, ये पराग कोश की संरचना है, ये संयोजी ऊतक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे कि बताया गया है चारों ओर से पराग कण बाह्य त्वचा से, ये बाह्य त्वचा है, इसके नीचे वाली जो परत होती है उसे हम अंतःस्थीसियम कहते हैं, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। इसके नीचे कुछ मध्य परतें पाई जाती हैं, मध्य परतें पाई जाती हैं, और सबसे नीचे वाली परत को हम क्या कहते हैं? टाइपिटम परत कहते हैं, टाइपिटम परत कहते हैं। तो पराग कोश का स्फुटन कब होगा? जब पराग कोश परिपक्व हो जाएगा, जब पराग कोश परिपक्व हो जाएगा। तो जब परिपक्व हो जाएगा तब इनकी जो संरक्षण का कार्य करने वाली जो परतें हैं उनमें से जो मध्य परतें हैं, मध्य परत और टाइपिटम परत, ये नष्ट हो जाती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं। तो केवल बाह्य त्वचा और अंतःस्थीसियम यानी एंडोथीसियम ये परतें बचती हैं। इसके अतिरिक्त हम देख लेते हैं कि दो माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में ये जो परत है जिसे हम बंध परत कहते हैं, ये भी नष्ट हो जाएंगी, ये भी नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पराग कोश के जो लोब में दो पराग पुटी के मध्य जो बंध परतें हैं, बंध परतें, जिसे इंग्लिश में स्ट्राइल स्ट्रिप कहते हैं, स्ट्राइल स्ट्रिप्स कहते हैं, ये नष्ट हो जाती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं। तो जैसा चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ जो परतें हैं ये नष्ट हो जाती हैं। तो नष्ट होने के बाद जैसा दिख रहा है ये एक थीका हो गया, एक कोष्ठक हो गया, ये दूसरा कोष्ठक हो गया। तो इसी कारण से जो परिपक्व पराग कोश होता है, जो परिपक्व पराग कोश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डाइथिकस कहते हैं, डाइथिकस कहते हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया था, जहाँ पे एंडोथीसियम पतली होती है, जहाँ पे एंडोथीसियम पतली होती है उस भाग को रंध्रक या स्टोमियम कहते हैं, इसे रंध्रक या स्टोमियम कहते हैं। और पराग कोश का स्फुटन इसी स्थान से होता है। तो देख लेते हैं पराग कोश का स्फुटन होता कैसे है। तो जब पराग कोश परिपक्व होता है, पराग कोश के परिपक्व होने पर जो एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम की जो परत है, एंडोथीसियम परत, इसमें पानी की कमी के कारण, पानी की कमी होती है, जिसके कारण स्टोमियम पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण स्टोमियम फट जाता है, स्टोमियम फट जाता है।
स्टोमिया फट जाता है तथा परागकण बाहर स्वतंत्र हो जाते हैं। तो अगर हम पराग कोष को अगर हम अपने उंगली द्वारा टच करते हैं, मान के चलिए ये अपनी उंगली हुई, तो जब हम अपनी उंगली से टच करते हैं तो पीले पीले पाउडर हमारे उंगली पर लग जाते हैं, जिसको हम जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो हमको परागकण स्पष्ट नजर आता है। तो अब ये परागकण किन्हीं माध्यम द्वारा कहाँ जाएंगे? वर्तिकाग्र पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वर्तिकाग्र पे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।